अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की। एवोगैड्रोस लॉ जो है ये गैसेस के बारे में हम बात करने लगे हैं कि अगर हमारे पास दो गैसेस हैं, दोनों गैसेस का वॉल्यूम इक्वल हो और लेकिन ज़रूरी है कि उनका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो भी इक्वल हो। तो अगर दो गैसेस इक्वल वॉल्यूम रखती हैं तो उनमें नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स जो हैं वो भी उनके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको मैं डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पहले, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ all the gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules। और आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हो तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हैं इसको ऐसे भी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कहता हूं कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 and 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CH4 या 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2। अब सबका जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, सेम वॉल्यूम है, और इसमें कंडीशन हमने ये रखी है कि इन सब का जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो भी इक्वल है, कांस्टेंट है, मतलब सेम है सबका। अगर इनका वॉल्यूम सेम है तो ये एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें पता है ये जो वॉल्यूम हमने लिया है ये मोलर वॉल्यूम है, मतलब मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल गैस का वॉल्यूम। तो एक मोल गैस का अगर वॉल्यूम है, एक मोल का है, तो एक मोल में कितने होने चाहिए मॉलिक्यूल्स? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसमें भी कितने होने चाहिए? इसमें भी सेम एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको पता है ना, इनको एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं, ऐसे Na से लिखते हैं इसको। इसमें भी इसका वॉल्यूम भी सेम है, तो इसमें भी कितने होने चाहिए फिर? Na मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब है अगर गैसेस का वॉल्यूम इक्वल होगा, लेकिन कंडीशन क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो उनका। तो अगर वॉल्यूम सेम है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो आपको फिर पता होना चाहिए अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो उनमें मोल भी इक्वल होते हैं। चेक कर लेते हैं इसको हम। ये मैंने क्या बताया आपको, ये कितना वॉल्यूम है? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम। तो ये भी मोलर है, ये भी मोलर वॉल्यूम, ये भी, तो 1 मोल सबका। लेकिन आपको ये भी पता है कि एक मोल सब्सटेंस हो तो जरूरी नहीं कि उसका मास भी इक्वल हो। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर एक मोल है दो डिफरेंट सब्सटेंसेस का, गैसेस का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो इक्वल है, मास इक्वल नहीं भी होते। तो जैसे यहाँ पे है H2 जो है, इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा 2.016 ग्राम। जबकि अगर आप देखें CH4 का एक मोल का, तो आप देखेंगे कि ये 16 ग्राम पर मोल, एक मोल का। अगर आप देखें O2 का, तो ये कितना होता है? ये होता है 32 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब है कि जो इक्वल वॉल्यूम हो गैसेस का, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स इक्वल होते हैं, लेकिन उनमें मास का इक्वल होना जरूरी नहीं है। अब यहाँ से जो शार्ट क्वेश्चन या MCQs पूछे जाते हैं वो किस तरह पूछते हैं? 22.414 डेसीमीटर क्यूब में इतने अगर मॉलिक्यूल्स है तो बताएं 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने होंगे? तो कोई मुश्किल बात नहीं है। 1 डेसीमीटर क्यूब में अगर आपने देखना है तो 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.414। तो इस तरह जो है ना वो आपका आंसर आ सकता है। ठीक हो गया। अब यहां से एक और अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताएं अगर मैं
इतने डेसीमीटर क्यूब वाटर लूँ तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपने सेम जो है वो इसी तरह नहीं सोचना इसको, या 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर में कितने होंगे, आपने इसको उसको इस तरह नहीं सोचना। देखिए ये है गैसेस के लिए, ये बात है गैसेस की। वाटर जो है वो है लिक्विड, तो उसमें हम ये चीज़ ये अप्लाई एवोगाड्रोस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये कहा जाए कि वाटर वेपर्स हैं तो बताएं इतने डेसीमीटर क्यूब है तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो फिर आप उस पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये सिर्फ गैसेस के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं कि 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स है, तो आपने वो इस तरह बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैस कितना है, तो वो आपने इस तरह करना है कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब में इतना मैस है 2.016 ग्राम, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा 2.016 डिवाइडेड बाय 22.414। तो इस तरह से जो है वो आपका आंसर आ सकता है। तो ये है एवोगाड्रोस लॉ।